किसानों के साथ भी धोखाधड़ी, मजदूरों के साथ भी धोखाधड़ी। और यूनिवर्सिटी और एजुकेशन के बारे में जब मैं यहाँ पहुँची तो दिनेश बोल रहे थे, उस पर मैं ज्यादा नहीं कहती, मैं इतना ही कहती हूँ, ये सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि आम गरीब जनता का बच्चा पढ़ नहीं पाए और विदेशी यूनिवर्सिटियों के नाम के ऊपर जो खुद सरकार की यूनिवर्सिटियां हैं उनको कमजोर कर दिया जाए, कॉलेज सिस्टम को कमजोर कर दिया जाए और जो धनाढ्य हैं जिनके पास पैसे हैं केवल उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार हो जाए। तो आजाद हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के चलते हुए जो कॉमन स्कूल सिस्टम शुरू हुआ, जिसके चलते हुए आम जनमानस का बच्चा पाठशाला तक पहुंच पाया, आज वो उन पाठशालाओं से बाहर फेंक दिया जाएगा पूरी प्रक्रिया से। उसको हम देख रहे हैं। इलाज व्यवस्था की सुदृढ़ता के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, संघर्ष किया गया, अब उस हेल्थ के बजट को लगातार रिड्यूस किया जा रहा है। मनरेगा जिसने कोरोना के टाइम में शहर से अपदस्थ होके जो मजदूर पैदल गया अपने घरों के अंदर, उनके लिए एक आशा की किरण रहा, वो जाके मनरेगा में ही जुड़ गए तो कम से कम परिवार का उतने दिन पेट भरते रहे। उस मनरेगा का बजट भी 30% कम कर दिया। तो ये सरकार वेलफेयर भी नहीं करना चाहती, अधिकार भी नहीं देना चाहती, केवल और केवल पूंजीपतियों की बढ़ोतरी करना चाहती है। और उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं, मिस्टर अडानी की रिपोर्ट आई तो मिस्टर मोदी के मुंह पे ताला लग गया। लोकसभा में 1.5 घंटा भाषण, राज्यसभा में भी 1 घंटा से ज्यादा भाषण, और दोनों जगह के ऊपर जो पार्लियामेंट के अंदर सांसद प्रश्न उठा रहे थे, मिस्टर मोदी उसके ऊपर कुछ नहीं बोले, अपने मित्र को बचाने में लगे हुए हैं। हम ये जानते हैं जगह जगह पे इस सरकार ने गारंटी दे रखी है अडानी के वास्ते, केवल ऑस्ट्रेलिया की माइंस के लिए नहीं, इजराइल के अंदर भी इन्होंने गारंटी दी वहां पर एक पोर्ट को लेने के लिए, जो अडानी ने वहां एप्लीकेशन डाली। इस सब चीज को हम देख रहे हैं। इसलिए इस सारी चीजों के ऊपर देश की जनता का ध्यान लाते हुए और ये बताते हुए कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जनता को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, मजदूर किसान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, केवल अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो देश के लिए बहुत घातक है। विदेशी कंपनियां और देश की बड़ी कंपनियां, उनका राज किया जा रहा है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई, देश को गुलाम बनाई, 200 बरस तक देश लड़ा, देश को आजाद कराया, और आज मिस्टर नरेंद्र मोदी ऐसी कई कंपनियों का राज हिंदुस्तान पे थोप रहे हैं और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहे हैं। आखिर में मैं आपसे कहना चाहती हूँ साथियों, जनवाद के ऊपर बहुत भयंकर हमला है, लोगों की आवाजों को बंद करने की पूरी कोशिश है, विरोध पक्ष के ऊपर फास्ट ट्रैक एक्शन होता है, और जो लोग गुंडागर्दी के जालिम पाए जाते हैं उनको तो रेमिशन मिलता है। मेरी बहनें यहाँ बैठी, गुजरात के अंदर जो दंगे फसाद हुए थे, एक तरफा किलिंग हुई थी, उसी में ही बिल्किस बालो के साथ पब्लिकली जनता के सामने, उसके परिवार के सामने 29 लोगों ने रेप किया था उसकी 3 साल की बच्ची को उसकी आंखों के सामने पत्थर से पीट करके मार दिया गया था। उस बिल्किस बानो के 7 रिश्तेदार मरे थे उस केस में। उस वक्त उस दंगे में उसने गुहार लगाई, गुजरात में उसको न्याय नहीं मिल रहा था, वो महाराष्ट्र में गई, वकील लेके गए उसको, महाराष्ट्र में केस चला। उस केस के बाद ये जुल्म सच पाया गया और जो अपराधी थे उनको हमेशा के लिए उम्र कैद की सजा हो गई। ये बहुत घिनौना जुर्म था, जहाँ पब्लिकली एक प्रेग्नेंट औरत के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया। ये बहुत घिनौना अपराध था, जहाँ बच्चे समेत उसके 7 रिश्तेदार मर्डर किए गए, और उसके अपराधियों को लगातार अपनी मौत तक जेल में रहना था। प्रधानमंत्री लाल किला पे भाषण दे रहे होते हैं पिछले साल की 15 अगस्त को, और उस भाषण में कह रहे होते हैं, मैं महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और करूंगा। जिस वक्त वो भाषण दे रहे थे उस वक्त उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले प्रदेश, गुजरात प्रदेश के अंदर बिल्किस बानो के अपराधियों को, जो एक कमेटी बनाई गई रेमिशन देने के नाम पे, उस कमेटी ने उन अपराधियों को जेल से छोड़ने का फैसला लिया। क्या प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था? जबकि सीबीआई ने भी मना किया था, लेकिन किसने ओके किया? मिस्टर अमित शाह ने ओके किया। मैं यहाँ सीधे बोल रही हूँ, मिस्टर अमित शाह, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरे पे केस डालिए। अमित शाह की होम मिनिस्ट्री ने क्लियरेंस दिया उस रेमिशन को, तो होम मिनिस्टर क्लियरेंस दे रहे हैं। मैं मान लूं कि अमित शाह मिस्टर नरेंद्र मोदी की नॉलेज के बिना कुछ कर रहे थे, कैसे मान लूं मैं उस बात को? ये दुख की राज करती है ना, 2 लोगों के लिए जो दुख की राज करती है, और वो 2 लोग अडानी और अंबानी है। और इसलिए बिल्किस बानो कांप गई, सिहर गई उस हादसे को याद करके कि उसके अपराधी फिर से छोड़ दिए गए। अब उसका केस सुप्रीम कोर्ट में है। तो महाराष्ट्र के जज ने जिसने जजमेंट दी,
उसने विरोध किया कि ये मत करो, सीबीआई ने विरोध किया कि ये मत करो, होम मिनिस्ट्री ने कहा इनको माफ कर दो, जेल से छोड़ दो, और प्राइम मिनिस्टर नाटक कर रहे हैं लाल किला के ऊपर भाषण देते हुए कि मैं महिलाओं के लिए हूँ। निरंकुश सरकार, सैडिस्ट सरकार, लोगों के आंसुओं पे खुशी मनाने वाली सरकार, मजदूर किसान को कुचलने वाली सरकार, महंगाई का बोझा थोपने वाली सरकार और समाज के अंदर नफरत फैलाने वालों को शाह देने वाली सरकार। तो क्या ऐसी सरकार को 2024 में बने रहना चाहिए? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समझती है नहीं बने रहना चाहिए। इसीलिए ये पूरे देश के अंदर आह्वान दिया गया। आज के दिन हिंदुस्तान के हर राज्य में जत्थों की शुरुआत हुई है, पैदल यात्राएं शुरू हुई हैं, जीप जत्था, पैदल जत्था, साइकिल जत्था, मोटरसाइकिल जत्था, ये चल रहा है जनमानस तक जाकर के इस सरकार का चेहरा नंगा करने के लिए, पर्दाफाश करने के लिए, इनकी असलियत समझाने के लिए। सीआईएसएफ वालों के पास गए थे भाषण देने अमित शाह। अंदाजा लगाइए कैसे लोग हैं ये। सीआईएसएफ के जवान बैठे हैं, उनका बरसी कोई एनुअल डे था, फाउंडेशन डे था शायद, वहाँ खड़े होके उन्हीं की टोपी पहनी है, सीआईएसएफ की ड्रेस पहनी है, और सीआईएसएफ वालों को कह रहे तुम क्यों सिक्योरिटी देते हो इंडस्ट्री को, तुम्हें सिक्योरिटी देने का काम नहीं करना चाहिए, ये सारा काम प्राइवेट को दे देना चाहिए। अरे उन्हीं के घर में उन्हीं की फाउंडेशन डे मनाने के लिए गए हो, उन्हीं को समझा रहे हो कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। हम कुछ ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, उसमें तुम ट्रेनिंग देने आ जाना, जो ट्रेंड हो जाएंगे वो इंडस्ट्री की सिक्योरिटी के काम में लगेंगे। क्या कमाल है ये लोग, जहाँ जाते हैं वहीं उल्टी गंगा बहाने की कोशिश करते। तो इस पूरी बैकग्राउंड में, इस पूरे हालात में हम अच्छे से जानते हैं इनका डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड क्या है। पहली बार हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को ना चलने देने का काम मिस्टर मोदी के एमपीज ने किया, सत्ता पक्ष ने किया। हम देख रहे थे कुछ लोकसभा पिछली जो सेशंस हुए, सेशन शुरू होने के 2 दिन पहले कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा और शगुफा होता था कि अपोजिशन भड़क के पार्लियामेंट के अंदर मुद्दा लाएगी और वो कहेगी हम इस पे डिस्कशन चाहते हैं, और सरकार कहेगी हमने डिस्कशन नहीं होने देनी, और इसी को लेके पार्लियामेंट का सेशन तू मैं चला जाए। जब आखिर के 3-4 दिन रह जाए, सारे बिल जो सरकार पास करना चाहती है वो हाथ खड़ा करके बहुमत से पास कर ले। ये ड्रामा तो चल रहा था, पर इस बार क्या हुआ? पहली बार पार्लियामेंट के अंदर सत्ता पक्ष ने कहा पार्लियामेंट नहीं चलेगी। पहले मिस्टर राहुल गांधी माफी मांगे। बहस ये चल रही है कि प्रधानमंत्री जवाब दे। ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है, अडानी ने हमारे देश के पब्लिक सेक्टर को लूटा है, हमारे कई पब्लिक सेक्टर का पैसा अडानी की कंपनियों में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की शेयर के ऊपर, उनकी डायरेक्शन के ऊपर लगाया गया, और दूसरे देशों में उनको ठेके दिलाए गए, और अडानी की लूट सामने आ गई। और जब उसके ऊपर बहस कराना चाहते हैं तो उन्होंने काउंटर वार किया। उन्होंने कहा नहीं, पहले माफी मांगो। और पहली बार आजाद हिंदुस्तान में पार्लियामेंट को ना चलने देने का काम सत्ता पक्ष ने किया। दूसरा काम जो पहली बार हिंदुस्तान में हुआ, बजट बिना बहस के पास हुआ। कोई बजट में हिस्सा नहीं ले पाया कि तुमने मनरेगा के पैसे क्यों काटे, तुमने आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर की स्कीमों के पैसे क्यों काटे, तुमने एजुकेशन का बजट क्यों घटाया, तुमने स्वास्थ्य का बजट क्यों बढ़ाया, तुमने अमीरों के टैक्स क्यों कम किए, तुमने गरीबों के खान पान के ऊपर भी जीएसटी क्यों लगाया। अब ये सारे सवाल जो पूछना चाहती थी विपक्ष और बजट पे बहस करना चाहती थी, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार बजट बिना बहस के सीतारमन ने पास किया। और 5-6 दिन के बाद घड़ियाली आंसू बहा रही थी। खैर आंसू तो आंखों में नहीं दिखे, कह रही थी मुझे बड़ा दुख है बजट पे बहस नहीं हो पाई। अरे बजट पे बहस होने नहीं दी गई क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चलने नहीं दिया गया, वो एक सच्चाई थी। तो इस सारी सिचुएशन में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने नारा लेके निकले हैं, बीजेपी भगाओ और देश बचाओ, ये नारा इस बैकग्राउंड में है। ये नारा नहीं है मिस्टर मोदी की सरकार की तरह जुमलाबाजी नहीं है कि जब मर्जी जो नारा दे दिया और फिर उस नारे का लोगों ने जवाब मांगना शुरू किया तो दूसरा नारा दे दिया। नारों के ऊपर टिकी हुई सरकार, अपने ही नारे और अपने ही वादों को जुमला कहने वाली सरकार, और गरीब गुरबा की जिंदगी को दुर्लभ करने वाली सरकार, उसको कोई अधिकार नहीं है जो हिंदुस्तान के संविधान को चकनाचूर करने के रास्ते की तरफ निकले हुए हैं कि वो कुर्सी पे बैठे रहे। इंतहा होती है इस बात की, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वो संविधान के रक्षक माने जाते हैं। और मिस्टर धनखड़, आरएसएस कैडर, जिनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, वो मिस्टर धनखड़ कहते हैं संविधान में ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम कहें उसकी कोर वैल्यूज है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, सब कुछ बदला जा सकता है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि संविधान में अमेंडमेंट्स की जा सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर और कोर वैल्यूज को नहीं छेड़ सकते, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को और हमारे प्रियम्बल को। लेकिन मिस्टर धनखड़, जिनको संविधान की रक्षा करने की कुर्सी पे बिठाया है, वो खुद कह रहे हैं कि नहीं, संविधान में कोई कोर वैल्यू नहीं होती। तो अगर ये बने रहते हैं और 2024 में कुर्सी पे रह जाते हैं तो हिंदुस्तान के संविधान की चीर फाड़ कर देंगे ये। तो संविधान रहने नहीं देंगे, पब्लिक सेक्टर मटियामेट करेंगे, पूंजीपतियों की सेवा करेंगे, गरीब गरबा के ऊपर और इनडायरेक्ट टैक्स थोपेंगे। तो ये जिंदगी को दूभर कर देने वाली सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बड़े पैमाने पे दिल्ली के वासियों को भी इन सच्चाइयों से आगाह कराएंगे कि इस गवर्नमेंट की क्या हरकतें हैं और किस तरीके से ये जन विरोधी सरकार है, देश विरोधी सरकार है, केवल जन विरोधी नहीं, देश की भी दुश्मन सरकार है ये। तो देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो फिर मोदी को भगाना है। यही नारे के साथ पार्टी निकली है पूरे हिंदुस्तान भर।